नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। पैरामाउंट कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे कोचिंग संस्थान में आप सभी की एग्जाम की तैयारी को देखते हुए आप सभी के लिए लाइव क्लासों का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है ताकि आपकी स्टडी सुचारू रूप से घर बैठे हुए कर सको और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल की। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले बात करेंगे भारत की स्थिति एवं महत्व को लेकर। भारत की स्थिति एवं महत्व को लेकर भारत की स्थिति एवं महत्व। भारत की स्थिति को लेकर एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक विश्व के संदर्भ में और एक महाद्वीप के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, वह महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति को लेकर दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, एक महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। अब बात करते हैं विश्व के संदर्भ में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। विश्व के संदर्भ में भारत को लेकर अक्षांशों व देशांतरों को लेकर क्वेश्चन बनता है। तो विश्व के संदर्भ में विश्व को लेकर दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला है अक्षांशों को लेकर, दूसरा देशांतरों को लेकर। अक्षांशों के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, वह देशांतरों के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। अब बात करते हैं अक्षांशों की। ग्लोब पर दो तरीके की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, अक्षांश व देशांत। ग्लोब पर दो तरीके की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, एक अक्षांश एक देशांतर। अक्षांश और दूसरा देशांतर। अब सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशों की। अक्षांश होते क्या है, अक्षांशों का क्या महत्व है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अक्षांशों को महत्व को लेकर।
पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा। पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी या संपूर्ण ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं अक्षांशों। अक्षांश होते क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे अक्षांशों की डेफिनेशन, यानी कि अक्षांशों की परिभाषा। अक्षांश होते क्या है? भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तर व दक्षिण की उत्तर व दक्षिण की उत्तर व दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, उसे अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तर व दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये वाला कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं अक्षांशों का महत्व। अक्षांशों का महत्व को लेकर, अक्षांशों का महत्व, अक्षांशों का महत्व। अक्षांशों के महत्व में किसी देश, स्थान की दूरी ज्ञात की जाती है। अक्षांशों से किसी देश या स्थान की दूरी ज्ञात की जाती है। दूसरा, कटिबंधों का निर्धारण होता है। अक्षांशों के माध्यम से ही कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। तापमान की जानकारी भी अक्षांशों के माध्यम से होती है। तापमान की जानकारी भी अक्षांशों के माध्यम से ही होती है।
भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांशों का मतलब किसी देश या स्थान की दूरी ज्ञात करना, कटिबंधों का निर्धारण करना व टेम्परेचर की जानकारी अक्षांशों के माध्यम से होती है। अब बात करें 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश होते हैं 90। उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश होंगे 90 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश होंगे 90। दक्षिणी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश होते हैं 90। उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश होंगे 90। कुल अक्षांश कितने होते हैं 90 90 181, 90 90 180 अक्षांश होते हैं। अगर बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 179, 179। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 179। इसमें उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव को शामिल नहीं किया जाता। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 179। कुल अक्षांश कितने होते हैं 180। अब कुल अक्षांश रेखाओं में उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव को शामिल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं अक्षांशों का महत्व। 0 भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर तापमान में कमी पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर तापमान में कमी पाई जाती है। तापमान में कमी पाई जाती है। भूमध्य रेखा से, दूसरी बात करें, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर दिन व रात की अवधि बढ़ती है। दिन व रात की अवधि बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर दिन व रात की अवधि बढ़ेगी। दिन व रात की अवधि बढ़ेगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है वह 12 घंटे की रात होती है, जबकि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। दो अक्षांशों के मध्य, ये 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7, ऐसे कुल मिलाकर 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। इसी प्रकार 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में पाए। दो अक्षांशों के मध्य, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य के भाग को, जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से। दो अक्षांशों के मध्य के भाग को कटिबंध कहा जाता है। यानी कि दो अक्षांशों के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? 1 डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश के मध्य के जो वाला भाग है, इस भाग को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के मध्य की दूरी की बात करें, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी,
लगभग 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। ग्लोब या पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, एक अक्षांश रेखा है, वह एक देशांतर। अक्षांश होते गए भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तर व दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। भूमध्य रेखा जो संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब को समान दो भागों में बांटती है। उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है ये रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल 90 अक्षांश होते हैं। अब बात करते हैं अक्षांशों का महत्व को लेकर। अक्षांशों का क्या महत्व होता है? एक तो किसी देश स्थान की दूरी ज्ञात की जाती है अक्षांशों के माध्यम से, दूसरा कटिबंधों का निर्धारण भी अक्षांशों के माध्यम से होता है, वह टेम्परेचर तापमान की जानकारी भी अक्षांशों के माध्यम से हमें मिलती है। दो अक्षांश, एक डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश के मध्य का जो भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अगर दोनों अक्षांशों के मध्य की दूरी की बात करें तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर चलेगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर तापमान में कमी पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर हमेशा तापमान ज्यादा पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पर तापमान हमेशा कम पाया जाता है, जिसके कारण ध्रुवों पर वर्ष भर क्या जमा रहती है? बर्फ। दूसरी बात करें, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर चलने पर दिन व रात की अवधि बढ़ती है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है, जबकि ध्रुवों पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात पाई जाती है। दूसरी बात, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता में पाई जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं देशांतर। देशांतर क्या होते क्या है? देशांतर पृथ्वी या ग्लोब, पृथ्वी या ग्लोब। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, जो अपन ने बात की थी। अब बात कर रहे हैं अपन देशांतरों की। देशांतर होते क्या है? भूमध्य, पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो पूर्व व पश्चिम की
जो पूर्व व पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं, उन्हें देशांतर कहा जाता है। अब अपन देशांतरों को ग्लोब पर प्रदर्शित करने की कोशिश करें। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो पूर्व व पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, उसे क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। रेखा यह संपूर्ण पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती। इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी गोलार्ध, ये वाला पूर्वी गोलार्ध। जीरो डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, अगर अपन बात करें, ये संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। अब बात करते हैं देशांतरों के महत्व की। देशांतरों का महत्व, किसी देश या स्थान की दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण भी देशांतरों के माध्यम से होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा, यह विश्व के लंदन शहर से 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन शहर के समीप से लंदन शहर के ग्रीनविच वेधशाला के समीप से गुजरने के कारण इसका नाम ग्रीनविच रेखा
के नाम से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण विश्व का समय का निर्धारण करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा क्या करती है? संपूर्ण विश्व का 0 डिग्री देशांतर रेखा संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण करती है। समय निर्धारण करती है, इसलिए इसके लिए इसे प्रधान मध्यभान की रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान मध्यभान रेखा इस नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्यभान रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर अपन बात करें कुल देशांतरों की, अपनी घड़ी की सुई संपूर्ण एक चक्कर लगाने पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। उसी प्रकार सब कुल देशांतर होते हैं। कुल देशांतर कितने होंगे? 360। कुल देशांतर होते हैं 360। कुल देशांतरों की बात करें तो कितने होंगे? 360 देशांतर। अब बात करते हैं 2 देशांतरों के मध्य की दूरी। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी, जो ये वाला भाग है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग 111.13 किलोमीटर होती है। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग 111.13 किलोमीटर होती है। देशांतरों की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है। देशांतरों की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर, जबकि सबसे कम दूरी ध्रुवों पर होती है। 2 देशांतरों के मध्य के भाग को, 2 देशांतरों के जो ये वाला भाग है, 2 देशांतरों के मध्य के भाग को गोरे कहा जाता है। गोरे कहा जाता है। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग 111.13 किलोमीटर होती है, जबकि 2 देशांतरों के मध्य के भाग को गोरे के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं संपूर्ण विश्व का समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा से किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। इसी को आधार मानकर संपूर्ण विश्व का समय का निर्धारण किया है, जबकि अलग अलग देशों का समय का निर्धारण वहां की अलग अलग मानक समय रेखा से किया जाता है। अलग अलग देशों का समय का निर्धारण वहां की अलग अलग मानक समय रेखा से किया जाता है। जैसे भारत की मानक समय रेखा या भारत का समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा से किया गया है? तो भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है।
डिग्री पूर्वी देशांत रेखा जो भारत की मानक समय रेखा के नाम से जानी जाती है, इसी को आधार मानकर भारत का समय का संपूर्ण भारत का समय का निर्धारण किया गया है। और यह रेखा इलाहाबाद, और इलाहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं भारत की स्थिति को लेकर। विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? अक्षांश दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, जबकि देशांतर दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति भारत की स्थिति अक्षांश की दृष्टि से, जबकि और एक देशांतर दृष्टि से। अक्षांश दृष्टि, दूसरा देशांतरीय दृष्टि से। देशांतरीय दृष्टि से। अक्षांश दृष्टि से भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में कहाँ क्या है? तो बात करते हैं अक्षांश दृष्टि की। ग्लोब या पृथ्वी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, जो संपूर्ण ग्लोब या पृथ्वी को समान 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा गुजरती है। कौन सी? करक रेखा, करक रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में भारत करक रेखा 23.5 डिग्री पर गुजरते, जो भारत के मध्य से गुजरते। तो अक्षांश दृष्टि से भारत की स्थिति कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। जबकि देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति की बात करें तो पृथ्वी या ग्लोब, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। ये वाली होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या
प्रधान मध्यम रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर कोण थी। भारत की मानक समय रेखा क्या थी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत की मानक समय रेखा कौन कितने डिग्री थी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के मध्य से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक समय रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। जो भारत के मध्य से गुजरती है, यानी इसको बड़ा देता हूं मैं। जो भारत के मध्य से गुजरती है। तो देशांतरों के आधार पर भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरों के आधार पर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में होगी? पूर्वी गोलार्ध। देशांतरों के आधार पर भारत की स्थिति कौन सी गोलार्ध में होगी? पूर्वी गोलार्ध में। जबकि अक्षांश व देशांतर दोनों को मिलाकर भारत की स्थिति की बात करें तो अक्षांश व देशांतर दोनों को मिलाकर भारत की स्थिति की बात करें तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके आधार अक्षांशों के आधार पर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में थी? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशों के आधार पर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। जबकि देशांतरों के आधार पर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में थी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके आधार पर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में थी? पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर वाला ऊपर, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो अक्षांश व देशांतर दोनों को मिलाकर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशों के आधार पर भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरों के आधार पर भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों को मिलाकर भारत की स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं भारत की स्थिति एवं महत्व को लेकर एग्जाम में 3-4 प्रकार के क्वेश्चन। भारत की स्थिति एवं महत्व को लेकर एग्जाम में 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।
ये क्या है? भारत। भारत की स्थिति एवं महत्व को लेकर एग्जाम में 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भारत का अक्षांशों को लेकर, भारत के अक्षांशों के आधार पर। दूसरा देशांत, भारत का देशांतरों के आधार पर। तीस अक्षांशों के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। दूसरा देशांतरों के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। तीसरा भारत का क्षेत्रफल को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। जबकि चौथा क्वेश्चन बनता है भारत की सीमाओं को लेकर। भारत की सीमाओं को लेकर तो सबसे पहले बात करेंगे भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण। अक्षांशों, भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये छोटे छोटे द्वीप अरब सागर में है, ये वाले द्वीप बंगाल की। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर भारत का संपूर्ण उत्तरी अक्षांश अंतिम छोर से की बात करें तो भारत का अंतिम छोर का अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। या इसी का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। इसी यहां पर लिख देता हूं मैं, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। ये कहां पर है? कन्या। मुख्य दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? कन्याकुमारी। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल कहां पर है? जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। जबकि दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार। दक्षिणतम बिंदु या
पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। जबकि मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। तो भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ? अक्षांश विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरीय भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार प्रारंभ होता है 68 डिग्री 7 मिनट। जो भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गुजरात। यहां से प्रारंभ होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर भारत यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का देशांतरी विस्तार प्रारंभ होता है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भाई ये है भारत का पश्चिम बिंदु। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये वाला। और ये हो गया भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत का पश्चिम बिंदु कहां पर है? गौर माता। पश्चिम बिंदु कौन सा है? गौर माता। गौर माता पश्चिम बिंदु कहां पर है? गौर माता गुजरात। जबकि पूर्वी बिंदु कहां पर है? किबिथू। और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये कहां पर है? पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश। यानी अक्षांश देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर था। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गौर माता गुजरात से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किबिथू अरुणाचल प्रदेश तक भारत का देशांतरी विस्तार है। अब बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत उत्तर से दक्षिण लंबाई 3314 किलोमीटर। 3314 किलोमीटर। भारत उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3314 किलोमीटर। जबकि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? कुल
2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3314 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल को लेकर। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। जो संपूर्ण विश्व का 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सब विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान है 7वां। पहला रूस का है, पहला स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्रिटेन, छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। पहला रूस का आता है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्रिटेन, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं भारत की सीमाओं को लेकर एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है। भारत की सीमाओं को लेकर एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है। भारत की सीमाओं को लेकर एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है। भारत की सीमा, भारत की सीमाओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। स्थलीय सीमा, एक तटीय सीमा। अब बात करते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा को भी दो भागों में बांटा गया है। मुख्य तटीय सीमा और द्वीप
द्वीपीय तटीय सीमा। मुख्य तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा। स्थलीय भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो कहाँ से प्रारंभ होती है? गुजरात से प्रारंभ होकर गुजरात से पश्चिम बंगाल तक। कहाँ से प्रारंभ होती है? गुजरात से पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों से भारत की ये राज्य भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा जो भारत अनेक अलग अलग देशों के साथ क्या बनाता है? स्थलीय सीमा। इनकी बात आगे करेंगे अपन। अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। सबसे पहले भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और ये कहाँ से प्रारंभ होती है? गुजरात से पश्चिम बंगाल, गुजरात से पश्चिम बंगाल, गुजरात से पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं भारत की द्वीपीय सीमा की। भारत की तटीय सीमा कितनी है? मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, जबकि तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की बात करते हैं 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर में 6100 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी? 1416.6 किलोमीटर, जो ये क्या है? भारत की द्वीपीय सीमा है। अगर स्थलीय व तटीय सीमा को लेकर बात की सीमा की बात करें तो कितनी? 22,716.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जो गुजरात से पश्चिम बंगाल के मध्य लगती है, जो भारत अनेक देशों के साथ सीमा बनाता है। जबकि तटीय सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपीय तटीय सीमा कितनी है? 1416 किलोमीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।